Assalamu alaikum. Welcome to the week number 16 or the week number 7 of our online distance learning classes. The topic that we are going to discuss today is helical extension springs, and this is the second last topic of our curriculum. Next week inshallah we'll cover the torsion springs, and that will be the end of our course. And in the next week there will be presentation / CEP question submission and so on. So स्टार्टिंग ऑफ जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग्स में. हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग सिंपल जो है हम पहले डिस्कस करते हुए आए हैं कि आप सिंपल जब फोर्स को लगाएंगे तो उसमें एक्सटेंशन या एलोंगेशन क्रिएट होगा. सो इस वजह से इसको हम हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग कहते हैं. बाकी इसके जो कह लें कि दैट इज़ सिमिलर टू द हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, बट दे आर लोडेड इन टेंशन इंस्टेड ऑफ कंप्रेशन. ठीक है. इसमें आपके पास क्या होता है कि हमारे पास जो स्प्रिंग्स एक्सटेंशन स्प्रिंग्स होते हैं उनमें लूप या फिर हुक जो है वहाँ बनी होती है. ठीक है. दैट वन इज़ कॉल्ड, ये जो कंप्लीट है ये इसको लूप कहा जाता है, और ये हुक है. ये इस वजह से बनाया जाता है कि आप सिंपली जो है फोर्स अलाउ कर सकें, और आपके पास ये हुक हो गई या फिर लूप हो गया. इसके डिफरेंट रेफरेंसेस आपके पास मौजूद हैं, ये एक स्टैंडर्ड नहीं है. गो के दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड और द मोस्ट कॉमन वन, बट इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं. बिल्कुल इसी तरह जी यहाँ भी उसी तरह फ्री लेंथ होगी, आपके पास यहाँ बॉडी लेंथ होगी, जिसको हम एक तरह से शर्ट हाइट हम डिस्कस करते हैं यहाँ इन जो हमारे पास कंप्रेशन स्प्रिंग्स था उसके अंदर. उसके बाद हमारे पास यहाँ हुक लेंथ है सिंपल, जो उसके बाद शुरू हो रही है, फिर लूप लेंथ होगी. इसी तरह यहाँ भी इंटरनल डायमीटर और आउटर डायमीटर बिल्कुल उसी तरह ही होंगे, मीन डायमीटर भी उसी तरह होगा. द स्टैंडर्ड एंगल इज फॉर्म्ड सिंपली बाय बेंडिंग द लास्ट कॉइल एट 90 डिग्री टू द कॉइल बॉडी. ठीक है. आप देख सकते हैं कि बाकी कॉइल एक तरह से, और ये जो लास्ट कॉइल है उसको बेसिकली 90 डिग्री आपने रोटेट उसे कर दिया. द हुक्स एंड लूप्स में हैव हायर स्ट्रेसेस, they normally have higher stresses than the coil body, and these may limit the safety of the design. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होगी जैसे जैसे हम आगे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं. ओके. सो वही बात जो हमने पहले की कि हेलिकल जो हमारे पास एक्सटेंशन स्प्रिंग्स हैं, दोज आर सिमिलर टू द हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग्स बट आर लोडेड इन टेंशन. नोमेनक्लेचर पे आ जाते हैं. ऑल कॉइल्स इन द बॉडी आर कंसिडर्ड एक्टिव कॉइल्स, बट वन कॉइल इज टिपिकली एडेड टू द नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स टू ऑब्टेन द बॉडी लेंथ. यानी कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी वो आपके पास एक्टिव कॉइल्स प्लस 1 होगी. इसी तरह जो हमारे पास बॉडी लेंथ है उसको हम जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स हैं उसमें आप डायमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ द बॉडी आ जाएगी. इसी तरह जो फ्री लेंथ है डैट इज़ मेजर्ड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ वन एंड लूप, या फिर हुक के आप एक एंड से जो है हम स्टार्ट करते हैं टू द अदर, एंड कैन बी वेरिड बाय चेंजिंग द एंड कन्फिग्रेशन विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स. सो फ्री लेंथ वगैरह जो है यहाँ डिस्कस किया जा रहा है कि आपके पास वेरी हो सकती है. ठीक है. सिंस बाय चेंजिंग द एंड कन्फिग्रेशन, यानी कि जो हमारे पास सिंपल एंड पे आपके पास हुक है लूप है उसका जो है आपने लाजमी अगर वन एंड से मेजर करना है. सो अगर उसकी कन्फिग्रेशन है उसकी आप क्या लेंगे शेप वगैरह चेंज कर दें, तो उससे हमारे पास ये फ्री लेंथ जो है वो वेरी कर सकती है. यहाँ से दोबारा देख लेते हैं जी फ्री लेंथ. अब आई थिंक यहाँ से अब आपको क्लैरिटी भी हो गई होगी कि क्या व्हाट डज इट मीन बेसिकली बाय चेंजिंग बाय वेरिंग द हुक टू और द लूप टू गेट द फ्री लेंथ. ओके. उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं यहाँ इसके एक्सटेंशन स्प्रिंग के जो फोर्स और डिफ्लेक्शन का फिनोमेना है. देखें हमारे पास जो एक्सटेंशन स्प्रिंग है इसमें आपके पास जो कॉइल्स होती हैं वो दे आर बाउंडेड टाइटली टुगेदर, और लाजमी आता है इसकी वजह से एक ट्विस्ट भी उसमें क्रिएट होता है. लाजमी जब ट्विस्ट क्रिएट हो रहा है सो सॉर्ट ऑफ एक प्री लोड में ऑलरेडी ये आपके पास होती है, और यानी कि आपको एक मिनिमम फोर्स जो है आपको वो अप्लाई करनी पड़ेगी टू ओवरकम दिस प्री लोड और फिर डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो सके.
सो अगर हमने वो पैरामीटर एफ आई हमने फाइंड आउट करना है, जो कि आप कह लें कि बेसिकली जो शुरू में हमारे पास ये डिफ्लेक्शन होगी, ये थोड़ी सॉर्ट ऑफ एक कर्वेचर में होगी ड्यू टू द प्रीलोड, और उस फोर्स को ओवरकम करने के बाद ये लीनियर है। सो जिस इंस्टेंट पे वो लीनियर में कन्वर्ट हो रहा है, आप उस इंस्टेंट पे आप एफ आई या प्रीलोड आप फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, और इस तरह जो है हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं कि जी ये प्रीलोड फोर्स जो है रिस्पेक्टिव स्प्रिंग के लिए होगी। बेसिकली तो हमने यहाँ जिस तरह इंटरपोलेशन होती है उस तरह एक्स्ट्रापोलेशन होती है, बेसिकली एक्स्ट्रापोलेशन है फोर्स डिफ्लेक्शन कर्व की। स्प्रिंग इंडेक्स यहाँ भी 4 to 12 वेरी करेगा। उसके बाद चूँकि प्रीलोड की हमने बात की, अब प्रीलोड जो है ऐसे नहीं है कि हमने जो ट्विस्ट और वो हम सारा कुछ कर रहे हैं सो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है या ट्रेंडम होगा। हम प्रीलोड को हम कह लें कि कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना प्रीलोड एक रिस्पेक्टिव स्प्रिंग्स में होगा। वो हम कैसे कर सकते हैं? द प्रीलोड कैन बी कंट्रोल टू सम डिग्री बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड शुड बी डिज़ाइन टू कीप द इनिशियल कॉइल स्ट्रेस विद इन द प्रेफर्ड रेंज। जो हमारे पास ये प्रेफर्ड रेंज जो आपको यहाँ पिंक से कलर शेडेड कलर में नज़र आ रहा है, और इसमें दो लिमिटेशन है। जो अपर कर्व है उसके लिए हमारे पास ये कर्व है, बेसिकली ये इक्वेशन है इसकी कर्व की, और जो सेकंड कर्व है उसकी ये इक्वेशन है। इस तरह की इक्वेशंस हम सिंपली अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा हो और आप सिंपल इसे एक्सेल में पुट करें सो वो भी आपको ऑटोमेटिकली आपको इक्वेशन बना देता है, सो वहाँ से भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है डाटा। ओके, इसी तरह जो वैल्यूज़ आउटसाइड कह लें कि इस प्रेफर्ड रेंज की हैं वो पॉसिबल हैं स्प्रिंग, बट दे आर डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर। इस वजह से हम इन पे प्रेफर्ड रेंज में ही रहते हैं। द एवरेज ऑफ टू वैल्यूज़, हम इन दोनों पॉइंट्स की जो टॉर्क होगी इनके मीन लेंगे और मीन को लेके हम अपनी इनिशियल आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे। इसी तरह कॉइल डिफ्लेक्शन अगर हमने फाइंड आउट करनी है वो उसके लिए इक्वेशन बिल्कुल वही है जो कि हमने कंप्रेशन स्प्रिंग के लिए यूज़ की थी, और जो स्ट्रेसेस वगैरह के लिए फार्मूलाज होंगे वो भी तकरीबन लगभग वही है। कुछ चीज़ें अडप होंगी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा जो कि हमारे पास एंड स्ट्रेसेस का है। देखें, हमने थोड़ा सा पहले अभी बात की कि हमारे पास जो एंड होंगी या हुक है या फिर लूप है वहाँ आपको जेनेरिकली ज़्यादा स्ट्रेसेस आपको देखने को मिल सकती हैं। सो सबसे पहले आपके पास ये कह लें कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपके पास ये एक लूप है और इसकी बात कर रहे हैं कि सिंपल कॉइल की आपके पास वाइंडिंग आ रही है, ठीक है, और यहाँ से जैसे ही कह लें कि अब ये हुक है सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा आगे होगी तो लूप बन जाएगा। सो जैसे ही ये पॉइंट शुरू हो रहा है सो यहाँ एक पॉइंट ए है जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। द स्टैंडर्ड हुक्स और लूप हैव टू लोकेशंस ऑफ हाई स्ट्रेसेस, ठीक है। फर्स्ट वन जो है हमारे पास ये है द बेंडिंग स्ट्रेस इन हुक और लूप एट पॉइंट ए सिंस द एंड इज लोडेड एज अ कर्व बीम। हम ये कंसिडर करते हैं कि आपके पास ये एक बेसिकली कर्व बीम का केस है जो कि हुक है या फिर लूप है वो हमारे पास जो है होगी, और इसमें जो रेडियस हम लेंगे R1 दैट इज़ द मीन लूप रेडियस, जो हमारे पास लूप का आउटसाइड और इनसाइड डायमीटर है उससे हम मीन निकालेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे। और ये हमारे पास ये जो पॉइंट ए है इसको हम कहेंगे कि यहाँ आपके पास जो है ये मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई हो रही होगी। इसी तरह ये तो आप देख रहे हैं एक एंगल से, अगर आप इसी को रोटेट करके एक तरह से टॉप व्यू से देखें तो आपको जो ये वाला पार्ट है ये आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगा। जब ये आपको यानी कि साइड से जब इसे देखते हैं तो जब आपको टॉप व्यू नज़र आएगा एक तरह से कुछ इस शेप में, सो यहाँ आपके पास क्या होता है वो इंस्टेंट जहाँ आपके पास एक जो कॉइल है वो आपने 90 डिग्री ट्रांसफॉर्म की है बेसिकली, उस पॉइंट पे जो रेडियस है डैट इज़ द साइड बेंड रेडियस, और जो साइड बेंड रेडियस है वहाँ आपके पास मैक्सिमम टॉर्जन स्ट्रेस अप्लाई हो रहा होगा। इस केस में जो रेडियस है उसको हम R2 से डिनोट करेंगे और इस केस में जो स्प्रिंग इंडेक्स होगा उसको हम C2 से डिनोट करेंगे। इसी तरह जो हमारे पास यहाँ C1 है वो आपके पास यहाँ फर्स्ट केस के लिए जो कि हमने बात की थी बेंडिंग स्ट्रेस के लिए, उस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। KB यहाँ डिस्कस हुआ है जो कि हमारे पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है फॉर बेंडिंग इन कर्व वायर, और इसी तरह KW वॉल फैक्टर यहाँ भी हमारे पास यूज़ हो रहा है सेकंड केस में, चूँकि टॉर्जन का केस है और जो टॉर्जन का केस था वहाँ ही वॉल फैक्टर जो है यूज़ हो रहा था। ओके, सो
इसके अलावा जो ये डिस्कशन हमने की है इसमें आई थिंक ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि हमने यहाँ मिस की हो। एज़ पर आवर बुक हमने तमाम चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। स्ट्रेस कंसंट्रेशन के भी वगैरह हमने फाइंड आउट कर लिया। सो दैट इज़ प्रीटी मच इट। ये हमारे पास जो फार्मूलाज हैं और इनको हम आगे यूटिलाइज़ करेंगे जब हम एग्जांपल की तरफ आएंगे। आई थिंक वहाँ मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। और वही जो हमने पहले बात की कि आपके पास जो R1 है दैट इज़ द मीन लूप रेडियस, और जो हमारे पास दैट इज़ फॉर द स्टैंडर्ड एंड द मीन लूप रेडियस इज़ द सेम एज़ द मीन कॉइल रेडियस। अगर आप बिल्कुल स्टैंडर्ड जो है हम यूज़ करें, मगर लाजिम आता है ये चेंज भी हो सकती हैं। R2 जो है वो साइड बैंड रेडियस है, C2 जो है डैट शुड बी ग्रेटर देन 4। ये कुछ इसकी कह लें कि लिमिटेशंस हैं या फिर कह लें कि जो फार्मूला जो हम टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद सर्जिंग का सर्जिंग से पहले बकलिंग का डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटेंशन स्प्रिंग्स में बकलिंग का कोई फिनोमेना अकर नहीं होता, इसलिए बकलिंग का यहाँ कोई डर नहीं है। हाँ, मगर सर्जिंग अगर हो सकती है और इस वजह से यहाँ सर्जिंग को हमने डिस्कस किया है। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग विद बोथ एंड फिक्स्ड अगेंस्ट द एक्सियल डिफ्लेक्शन इज द सेम एज फॉर द हेलिकल स्प्रिंग इन कंप्रेशन। अगर तो बोथ एंड्स इसके जो है हमारे पास कह फिक्स्ड है, सो उस केस में तो ये आपके पास सिंपल जो है जो हमारे पास कह लें कि हेलिकल स्प्रिंग जो कंप्रेशन के लिए हमने फाइंड आउट किया था उसके लिए था। अच्छा, एक और चीज़, अगर लेट से आपके पास बोथ एंड फिक्स ना हो और आपके पास सिर्फ एक एंड फिक्स हो, सो उस केस में हमारे पास जो वो वन फिक्स्ड एंड वाला केस होता है वो डैट एक्ट्स लाइक कि आपके पास वो कंप्रेशन स्प्रिंग है मगर डबल द लेंथ। यानी कि आप कोई ऐसा स्प्रिंग या फिर आप यूँ कह लीजिए कि जो आपको नेचुरल फ्रिक्वेंसी यहाँ फाइंड आउट करने को मिलेगी एक नॉर्मल एक्सटेंशन स्प्रिंग की, और एक उसी का एक रेप्लिका आप कंप्रेशन स्प्रिंग में बनाएं, मगर उसकी बल्कि एक्सटेंशन स्प्रिंग है कि कंप्रेशन स्प्रिंग की बात ही कर लेते हैं। कंप्रेशन स्प्रिंग में एक कंप्रेशन स्प्रिंग आपके पास है जो कि सिंगल एंड फिक्स्ड है। अब आप क्या करते हैं कि उसी सिंगल जो आपने सिंगल एंड फिक्स्ड आपके पास स्प्रिंग था उसको आप कह लें उसकी लेंथ आप डबल कर देते हैं। सो अब दोनों जो आप हमारे पास स्प्रिंग होंगे और जो डबल करके आप उसे बोथ हैंड्स फिक्स कर देंगे, सो दोनों की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो सेम होगी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो फ्री लेंथ होती है दैट एक्ट्स लाइक दैट इट इज़ द ट्वाइस ऑफ द सेम मॉडल, या फिर सेम जो आपके पास कंप्रेशन स्प्रिंग में जो डबल एंड फिक्स्ड होगी उसका वो डबल बेसिकली वो उस तरह एक्ट करता होता है। ओके जी, उसके बाद मटेरियल स्ट्रेंथ्स की अगर हम बात कर लेते हैं जी, सेम वायर मटेरियल है यूज्ड फॉर बोथ एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन स्प्रिंग्स। सम ऑफ दैट स्ट्रेंथ दैट आर डेवलप्ड फॉर कंप्रेशन स्प्रिंग आर एक्सेप्टेबल टू एक्सटेंशन स्प्रिंग एज वेल। कुछ ये हमारे पास टेबल है जहां हमारे पास स्टैटिक यील्डिंग है, उसके बाद यानी कि स्टैटिक यील्डिंग आपके पास टॉर्शन में और बेंडिंग में, उसकी परसेंटेजेस यहाँ गिवन है बॉडी के लिए भी और एंड के लिए भी, कि हमारे पास एंड पे हमने क्या टॉर्शन वगैरह लेके चलना है और बॉडी के लिए क्या लेके चलना है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो एंड वाला पार्ट है डैट इज़ लेस देन द बॉडी पार्ट, क्योंकि हम ये डिस्कस कर सकें कि जो आपके पास एंड है वहाँ आपको मैक्सिमम फोर्स जो है एक्ट आपकी करती है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो टॉर्जन स्ट्रेंथ हैं वो भी हमने डिस्कस की है। हमारे पास जो टेबल है डैट इज़ फॉर द हमारे पास सिंपल जो फटीग हमने फाइंड आउट करनी थी, फटीग लाइफ। ठीक है, सो ये उस केस में है आपके पास यहाँ भी हमारे पास कह लें कि बॉडी के लिए भी और एंड के लिए भी, दोनों के लिए डिफरेंट आपके पास यहाँ मौजूद है। यस, टॉर्जनल एंड बेंडिंग फटीग स्ट्रेंथ SFW and SFWB, B for bending and SFW for torsion सिंपल। अब चूँकि अगर जो है हमें एंड्योरेंस लिमिट वगैरह वाला और तमाम कॉन्सेप्ट भी यूज़ करने पड़ेंगे अगर ये हमारे पास टॉर्जन वगैरह हम अप्लाई कर रहे हैं। सो हम ये जो डाटा है इसको बिल्कुल उसी तरह हम फुली रिवर्स वैल्यू में चेंज करेंगे, जो एक फार्मूला हमने कवर अप किया था इन कंप्रेशन स्प्रिंग, ताकि हम गुडमैन फैक्टर ऑफ सेफ्टी और गुडमैन कर्व वगैरह इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर बिल्कुल उसी तरह ही है। द डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर एक्सटेंशन स्प्रिंग इज सिमिलर टू कंप्रेशन स्प्रिंग बट विद एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट द एंड डिटेल्स।
assumption must be made for higher for sufficient design parameters to allow a trial computation. उसके यानी कि नेसेसरी assumptions हमें लेनी पड़ेंगी इस केस में. The assumed values are adjusted on the basis of result and design iterated to an acceptable solution. Hit and trial method है. Assume a spring index, a y diameter as was done earlier. ओके जी. उसके बाद हम मीन कॉइल डायमीटर फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो है हम कह लें कि जो हम एज्यूम हमने स्प्रिंग इंडेक्स किया होगा, ठीक है, उसको हम इक्वेशंस के साथ यूज़ करके इनिशियल कॉइल वाइंडिंग स्ट्रेसेस वगैरह फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद हम प्रीलोड एफआई फाइंड आउट करेंगे. वो तमाम फाइंड आउट करने के बाद हम सेफ्टी फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो है अगर वो एक्सेप्टेबल होगा तो उसके बाद डिफ्लेक्शन है, नंबर ऑफ़ कॉइल्स हम फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद स्प्रिंग इंडेक्स जो है दैट कैन बी यूज विद इक्वेशन टू ऑब्टेन अप्रोक्सीमेट इनिशियल कॉइल वाइंडिंग स्ट्रेस, हम वो यूज़ करेंगे. उसके बाद यूजिंग इनिशियल स्ट्रेस वैल्यू द कॉइल प्रीलोड एफआई कैन बी कंप्यूटेड अलॉन्ग विद स्ट्रेसेस एंड एंड स्ट्रेसेस. सो यानी कि बेसिकली ये तमाम एक कुछ पैरामीटर्स हम एज्यूम करेंगे, कुछ दरमियान में हम चेक्स लगा के वेरीफाई करेंगे और फिर आगे उनको यूज़ करते हुए हम बाकी तमाम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होंगे. इसी तरह कॉइल एंड स्ट्रेसेस आपके पास हैं, कैन बी फाउंड एंड अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट टू बी एज्यूम टू गेट एक्सेप्टेबल सेफ्टी फैक्टर्स. बकलिंग जैसे हमने डिस्कस किया कि वो हमारे पास इशू नहीं है, बट डायनामिक लोडिंग के केस में नेचुरल फ्रिक्वेंसी एक इशू है और उसको हमने कंसिडर करना है. एग्जाम्पल पे आ जाते हैं. वी हैव टू डिज़ाइन एन एक्सटेंशन स्प्रिंग फॉर डायनामिक लोड ओवर एट गिवन डिफ्लेक्शन. हमें ये बता दिया गया है कि जी द स्प्रिंग मस्ट गिव अ मिनिमम फोर्स ऑफ 50 lb and a maximum force of 85 lb over a dynamic deflection of 0.50. The forcing frequency is 500 rpm and infinite life is desired. Standard hooks will be used at each end. Music wire ASTM A228 will be used. Since the loads are dynamic, setting and pinning cannot be used to obtain a higher endurance strength in an extension spring. So अब हम जो है न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देख लेते हैं और ताकि जो है हमें मज़ीद ये जो टॉपिक है इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके. सो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं. ये हमारे पास एक्सटेंशन स्प्रिंग है सिंपल. इसमें ये बॉडी एंड टू एंड दैट इज़ द फ्री लेंथ. उसके अलावा जो कॉयल है उसकी दैट इज़ द बॉडी लेंथ, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, मीन डायमीटर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कंप्रेशन स्प्रिंग में था उसी तरह होगा. उसके बाद हुक लेंथ आपके पास है. सो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरह. सबसे पहले हमने एक ट्रायल डायमीटर एज्यूम करना है और हमने स्प्रिंग इंडेक्स फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल डी है वायर डायमीटर है दैट इज़ 0.177 और हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्प्रिंग इंडेक्स है दैट इज़ इक्वल टू 9. 0.177 जैसे कि हमने कंप्रेशन स्प्रिंग में बात की कि हमने मार्केट में जो अवेलेबल स्प्रिंग के वायर डायमीटर्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, हमने उस चार्ट को देखना है और उसमें से हमने ऑप्शन ही कैन पिक एंड ट्रायल के थ्रू पिकअप करनी है. सो सबसे पहले जो है हमने मीन कॉइल डायमीटर फाइंड आउट करना है. सो उसके लिए कैपिटल डी वुड बी सिंपली 0.177 मल्टीप्लाई बाय 9 जो कि हमारे पास आएगा 1.59 इंच. उसके बाद इनिशियल टॉर्क स्ट्रेसेस बिल्कुल याद कीजिएगा, हमने बात की थी कि जो प्रीलोड है प्रीलोड की वजह से स्ट्रेसेस जनरेट होगी. अब ये स्ट्रेसेस को हमने फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं टी आई और इसको मैं 1 कह देता हूँ. ये टी आई 1 है दैट वुड बी इक्वल टू सिंपली -2.987 मल्टीप्लाई बाय 9 यानी कि स्प्रिंग इंडेक्स उसका क्यूब प्लस 139.7 मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर माइनस 3427 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 38404. सो जब ये हम सॉल्व करेंगे ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 16699 PSI. इसी तरह जो हमारे पास TI2 अब होगा दैट वुड बी 4.231 मल्टीप्लाई बाय 9 का क्यूब प्लस 181.5 इंटू सी स्क्वायर या फिर 9 का स्क्वायर माइनस 3387 इंटू 9 प्लस
28,640। सो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास बनेगा 9,774 psi। अब चूंकि हमने यहाँ मीन भी फाइंड आउट करना है, सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो टी आई है डैट वुड बी इक्वल टू TI1 प्लस TI2 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 13,000 और 237 psi। ओके जी, सो यहाँ तक अब हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने डायरेक्ट शेयर फैक्टर फाइंड आउट करना है। लाजमी बात है हमारे पास प्री लोडिंग में एक फोर्स लग रही है, सो इसको इवेंचुअली हमने फैक्टर सेफ्टी फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए हम अब इसका फैक्टर डायरेक्ट शेयर फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। सो KS वुड बी इक्वल टू 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 9। ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने पे आएगी अराउंड 1.06। उसके बाद अब हमने इनिशियल कॉइल टेंशन हमने फाइंड आउट करनी है। इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे और यहाँ से हम FI की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इट एम्प्लाइज कि हमारे पास जो FI है डैट वुड बी इक्वल टू TI पाई d क्यूब डिवाइडेड बाई 8 और d। वैल्यूज़ पुट करते हैं। TI अभी हमने फाइंड आउट किया था जो कि हमारे पास 13237 आया था। वन 3237 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय डी क्यूब यानी कि 0.177 का क्यूब डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1.59। ओके, यहाँ की SP आना था, सो ये की SP आएगा 1.06। सो F हमारे पास जो है FI डैट वुड बी इक्वल टू 17.1 पाउंड्स। अब जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया और हमने बात की थी कि इसमें जो है टॉर्जन भी आपके पास क्रिएट हो रही होगी, ठीक है, और हमने जो है यहाँ डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरह की फोर्सेस यहाँ एक्ट कर रही होंगी हमारे पास स्प्रिंग में, ठीक है। एक हमने बात की थी कि हमारे पास यहाँ सिंपल बेंडिंग स्ट्रेस होगी और एक हमने बात की थी कि हमारे पास टॉर्जन स्ट्रेस होगी। सो अब लाजमी होता है कि टॉर्जन स्ट्रेस जनरेट हो रही है, सो वहाँ हमारे पास वॉल फैक्टर यूज़ होगा। सो अब हम वॉल फैक्टर को फाइंड आउट कर लेते हैं और सबसे पहले यहाँ से वॉल फैक्टर फाइंड आउट करते हैं हम, जो कि हमारे पास होगा यहाँ सिंपली 4 इंटू 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9 माइनस 4 प्लस 0.615 divided by 9. So Kw would be equal to 1.16. So ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस भी फाइंड आउट करना है, मीन स्ट्रेस भी फाइंड आउट करना है, और इनको फाइंड आउट करने से पहले हमने फोर्सेस का मीन और ऑल्टरनेटिंग कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। सो F जो हमारे पास मीन होगा दैट वुड सिंपली बी, मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज़ लिखूँगा जो कि हमारे पास यहाँ 85 और 50 हैं। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि FM वुड बी इक्वल टू 85 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 67.5 LB। इसी तरह जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग कंपोनेंट होगा दैट वुड बी 85 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2 या फिर 17.5 LB। ये फाइंड आउट कर लिया है जी। उसके बाद हम ऑल्टरनेटिंग कंपोनेंट पे आ जाते हैं। सो TA वुड बी इक्वल टू KW वॉल फैक्टर जो कि 1.16 है मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई FA विच इज़ 17.5 मल्टीप्लाई बाई D विच इज़ 1.59, डिवाइड करेंगे इसे पाई के साथ मल्टीप्लाई बाई 0.177 और इसका क्यूब। सो ये वैल्यू हमारे पास टॉ A जो है ये हमारे पास वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी अराउंड 1
14877 L, sorry, not LP, this is PSI। इसी तरह जो हमारे पास मेन कंपोनेंट है TM, दैट वुड बी KS यानी कि डायरेक्ट शेयर फैक्टर, जो कि हमारे पास यहाँ है अराउंड 1.06 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय FM जो कि हमारे पास है 67.5 मल्टीप्लाई बाय D विच इज़ 1.59 इन दिस केस। डिवाइड करेंगे जी इसको पाई के साथ, मल्टीप्लाई बाय D क्यूब यानी कि 0.177 का क्यूब। सो मेन कंपोनेंट सॉल्व करने पे हमारे पास बनेगा 52122 PSI। ओके जी, एक कन्फ्यूजन जो है आपके हो सकता है आपके माइंड में आए कि ऑल्टरनेटिंग कंपोनेंट में वॉल फैक्टर यूज़ हो रहा है और जो हमारे पास मेन कंपोनेंट है वहाँ डायरेक्ट शेयर फैक्टर यूज़ हो रहा है। हमारे पास मेन कंपोनेंट में वॉल फैक्टर क्यों नहीं यूज़ हो रहा? सो उसकी एक जस्टिफिकेशन है वो ये है कि द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस इज कंसिडर्ड एज 1। सो उसकी वजह से वहाँ सिर्फ डायरेक्ट शेयर फैक्टर यूज़ हो रहा है, जबकि वॉल फैक्टर जो है वहाँ हम वो 1.16 ले रहे हैं। सो ये इसकी जस्टिफिकेशन है। आई होप कि जो है आपके अगर ये क्वेरी जिनकी है उनको ये आंसर जो है मिल गया होगा। उसके बाद हमने अल्टीमेट स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। सो थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ये दैट इज़ ओके। सो सबसे पहले जो है हमने ओके अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। ADB से A हमारे पास ये म्यूज़िक वायर 8228 है, ये हमें नोन है। सो A हेयर, B हेयर, सो दैट वुड बी अराउंड 184,649 multiply by small d which is 0.177 multiply by b which is minus 0.1625। सो ये सॉल्व करने पे हमारे पास बनता है 244,633 PSI। इसी तरह जब हम ये अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, so that would be अच्छा जो हमारे पास ये अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू है जो हम पहले हमने कंप्रेशन में कवर की थी, डेट वाज 0.67। बेसिकली वो लगभग 0.67 है, कुछ केसेस में इसे 0.667 भी लिया जाता है। सो अगर आप इसे 0.667 ले लें या फिर 0.67 ले लें, समवट एक ही चीज़ है अराउंड अबाउट, ठीक है। सो हम सिंपल इसको जब फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, सो डैट वुड बी अराउंड 0.67 या फिर 6,667 इंटू 244,633। सो ये हमारे पास वैल्यू बनती है अराउंड 163,918 PSI। उसके बाद हमने कह लें कि यील्ड स्ट्रेंथ, टॉर्जनल यील्ड स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए इस रिलेशन को यूज़ करेंगे हम, और ये डैट वुड बी इक्वल टू 0.45 मल्टीप्लाई बाय अल्टीमेट विच इज़ 244,633। सो ये हमारे पास वैल्यू आती है अराउंड 110,094 PSI। ये देखें जी, कोल्ड ड्रॉन मटेरियल है, ठीक है, और हमने सेटिंग वगैरह बात की थी, सेटिंग नहीं होती। सो ये देखें डैट इज़ द 45% जो कि हमने यहाँ ये यूज़ भी किया। सो इस तरह जी हमने अब ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ्स हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद मज़ीद कुछ स्ट्रेंथ्स हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो कि हमने कह लें कि एंड्योरेंस स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और फुली रिवर्स्ड एंड्योरेंस लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है। सो जो हमारे पास SEW है, डैट इज़ द एंड्योरेंस स्ट्रेंथ फॉर द वायर। और अगर जो है हम
वही जो हमने लिटरेचर पहले कवर किया था। सो अनपीन्ड स्प्रिंग्स के लिए जो वायर की इंड्योरेंस लिमिट है दैट इज़ अराउंड 45 kpsi। सो इसको हम यूटिलाइज करेंगे और हम यहाँ से फुली रिवर्स्ड एंड्योरेंस लिमिट फाइंड आउट करेंगे। सो उसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपली अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो SEW दैट इज ओके, सो यहाँ 0.5 मल्टीप्लाई बाय SEW जो कि हमारे पास यहाँ 45 kps है ये, या फिर यहाँ मैं 45,000 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय SUS जो कि हमारे पास है 163,918। इसको हम डिवाइड करेंगे SUS से जो कि हमारे पास अगेन 163,918 है माइनस 0.5 एंड्योरेंस लिमिट फॉर द वायर विच इज़ 45,000। इसको बेशक हम ब्रैकेट में कर दें। सो ये हमारे पास SES जो है सॉल्व करने के बाद बनेगा अराउंड 26080 psi। सो जब हमने ये अब फाइंड आउट कर लिया है, सो उसके बाद अब हमने फटीग फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ये हमने फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हम आगे फिर चलेंगे और ताकि हम जो है फाइंड आउट कर सकें रिक्वायर्ड जो कि हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले जी C1 अगर हमने फाइंड आउट करना है, सो उसके लिए हमारे पास यहाँ अगर 2R1 होना चाहिए, मगर हमने बात की थी अगर स्टैंडर्ड है सो जो मीन कॉइल डायमीटर होगा वही आपके पास जो है उसके इसमें यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ सिंपल जो रेडियस है दैट वुड बी इक्वल टू द मीन डायमीटर। सो इस वजह से हम यहाँ सिंपली पुट कर देते हैं 2 into R1 is simply d by 2, so that the mean radius is equal to the R1, not the diameter, so that would simply be 2 multiplied by d जो कि हमारे पास है 1.59 in our case, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.59। इसको हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ लाजमत है ये आपके पास d है, सो सॉरी R1 था, सो d by 2 हुआ, सो 2 यहाँ भी आ जाएगा, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.177, सो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, वही स्प्रिंग इंडेक्स आपके पास यहाँ 9 आ जाएगा। ओके जी, इसी तरह अब हमने फटीग सेफ्टी फैक्टर जो है अगर हम जो स्ट्रेस फैक्टर हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं विच इज़ KB, सो दैट वुड बी इक्वल टू 4C1 स्क्वायर यानी कि 4 into 9 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 into 9 माइनस 1। सो ये सॉल्व करने पे हमारे पास बनेगा 1.09। अब हमने चूँकि तमाम फैक्टर्स वगैरह भी फाइंड आउट कर लिए हैं, और सो इसके बाद जो है हम यहाँ ओके, सो उससे पहले जो है हम यहाँ टॉर्जनल एंड्योरेंस स्ट्रेंथ जो हमने फाइंड आउट की थी उसको जो है हम कन्वर्ट कर देते हैं टेंसाइल एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। सो वो सिंपली आपके पास जो है 0.67 से जो है हमने से डिवाइड कर देना है, सो दैट वुड बी इक्वल टू 26080 divided by 0.67, that would be equal to 38925 psi। ये जो हमने स्टेप किया है ये चले मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली हमारे पास यूज़ हो रहा होगा यहाँ रिलेशन में जो कि हमने यहाँ ये फाइंड आउट करना है। जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने फाइंड आउट करना, और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास जो गुडमैन कर्व हमने डिस्कस की थी, जो कर्व रिलेशन बना था बेसिकली उसकी ये इक्वेशन है। सो यहाँ यूटिलाइज़ करना था जिसकी वजह से हमने उसको कन्वर्ट किया और वहाँ हमने पहले फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद जी नेक्स्ट अब हमने स्ट्रेसेस फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अल्टरनेटिंग कंपोनेंट पे आ जाते हैं। सो के बी हमारे पास था 1.09 मल्टीप्लाई बाय
16 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी विच इज़ 1.59 मल्टीप्लाई बाय एफ ए जो कि हमारे पास 17.5 थी। इसको हम डिवाइड करेंगे पाई के साथ मल्टीप्लाई बाय डी क्यूब यानी कि 0.177 और इसका क्यूब प्लस 4 इंटू एफ ए यानी कि 4 इंटू 17.5 डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर या फिर पाई इंटू 0.177 और इसका स्क्वायर। सो हमारे पास जो सिग्मा ए है that would be equal to 28626 psi। सो ये एक फैक्टर हमने फाइंड आउट किया है। उसके बाद अब हम मीन कंपोनेंट पे आ जाते हैं और जो मीन कंपोनेंट अब हमने फाइंड आउट करना है सो दैट वुड बी के बी जो कि हमारे पास है 1.09 मल्टीप्लाई बाय डी जो कि हमारे पास यहाँ 1.59 है मल्टीप्लाई बाय एफ एम जो कि हमारे पास 67.5 है। डिवाइड करेंगे इसे पाई डी क्यूब यानी कि पाई इंटू 0.177 और इसका क्यूब प्लस 4 और एफ एम आपके पास 67.5 डिवाइड करेंगे इसको पाई डी स्क्वायर के साथ यानी कि पाई इंटू 0.177 और इसका स्क्वायर। ये सॉल्व करने पे हमारे पास जो मीन कंपोनेंट है दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 110416 psi। उसके बाद जी सिग्मा मिनिमम फाइंड आउट करना है। इनफैक्ट ये रिलेशन यहाँ मौजूद है। अब ये देखें अब हमारे पास यहाँ एस ई भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, एस यू टी नोन था, एस मिनिमम हमारे पास यहाँ रहता है, मीन है, ऑल्टरनेटिंग कंपोनेंट है। सो इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट कर सकें। सो यहाँ से अब हम सिग्मा मिनिमम को फाइंड आउट कर लें। डैट वुड बी इक्वल टू के बी जो कि हमारे पास यहाँ 1.09 है। उसके बाद हमारे पास यहाँ 16 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी विच इज़ 1.59 मल्टीप्लाई बाय एफ मिनिमम जो कि हमारे पास थी अराउंड 50 और उसके बाद हमारे पास प्लस ओवर पाई डी क्यूब यानी कि पाई इंटू 0.177 और इसका क्यूब प्लस 4 और आपके पास एफ मिनिमम यानी कि 4 इंटू 50 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.177 और इसका स्क्वायर। सो ये वैल्यू जो है हमारे पास दैट वुड बी अराउंड 81790 psi। ओके सो जब हमने ये तमाम चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है। बट चलें अभी फिल वक्त जो है हम ये बाकी चीज़ें भी फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। बल्कि आई थिंक यहाँ फाइंड आउट करते हुए चलते हैं। सो सबसे पहले जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है अब इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे यहाँ। सो एन एफ बी वुड बी इक्वल टू एस ई जो कि हमने फाइंड आउट किया पहले 38925 इंटू एस यू टी जो कि हमारे पास थी अराउंड 633 माइनस उसके बाद सिग्मा मिनिमम जो कि अभी हमने फाइंड आउट की 81790 डिवाइड करेंगे इसको एस ई नीचे आएगा डिनोमिनेटर में जो कि हमारे पास है 38925। उसके बाद हमारे पास सिग्मा मिनिमम मीन है, मीन कंपोनेंट हमने अभी ये फाइंड आउट किया 110416 माइनस सिग्मा मिनिमम जो कि हमारे पास है 81790 और ये सब्ट्रैक्ट आपके सॉरी इसमें एडअप हो रहा होगा
SUT जो कि हमारे पास है 2444633 और ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा ऑल्टरनेटिंग कंपोनेंट के साथ स्ट्रेस के जो कि हमारे पास है 28626। ये सॉल्व करने पे आपके पास फैक्टर आएगा 0.78, ठीक है जी, विच इज़ लेस देन 1। और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी अभी हम आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जी हमने क्योंकि अभी हमने R1 से हमने बेंडिंग स्ट्रेसेस फाइंड आउट की थी, सो अभी हमने टॉर्जनल स्ट्रेस लाजमी आता अभी फाइंड आउट करनी है। सो टॉर्जनल स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हम R2 लेंगे। R2 और C2 की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ के, अब वो 5 है। सो अब R2 जो है, अगर हमने C2 हमने वैल्यू एज्यूम की है कि वो 5 है, सो R2 वुड बी इक्वल टू C2 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई D विच इज़ 0.177 डिवाइडेड बाई 2। सो ये वैल्यू हमारे पास आएगी अराउंड 0.44 इंच। ओके, इसी तरह वॉल फैक्टर अब लाजमी बात है इसके लिए भी फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये टॉर्जनल स्ट्रेस है और इसके लिए सो डैट वुड बी 4 इंटू C2 जो कि 5 है -1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू C2 5 -4। सो ये फैक्टर आपके पास आएगा 1.2। और इसके बाद जो है हमने यानी कि पॉइंट बी जो हमारे पास है जिस पर टॉर्जन स्ट्रेस अप्लाई हो रही है उसके हमने अल्टरनेटिंग कंपोनेंट हमने शियर स्ट्रेस का फाइंड आउट करना है। सो दैट वुड बी KW2 यानी कि 1.2 सॉरी यहाँ दैट वुड बी इक्वल टू KW2 जो कि हमारे पास है 1.2। मल्टीप्लाई इसको करेंगे हम 8 के साथ मल्टीप्लाई बाय D जो कि हमारे पास है 1.59 मल्टीप्लाई बाय FA जो कि हमारे पास था 17.5। इसको हम डिवाइड करेंगे पाई के साथ और D क्यूब यानी कि 0.177 और इसका क्यूब। ये सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा अराउंड 15202 PSI। इसी तरह जो हमारे पास मीन कंपोनेंट है TBM, ये हमारे पास वैल्यू मैं सिर्फ यहाँ वैल्यू इसकी लिखूँगा जो कि हमारे पास आएगी अराउंड 58637 PSI। और उसके बाद TB मिनिमम भी यहाँ लिख देते हैं जो कि हमारे पास आएगी अराउंड 43435 PSI। ओके जी, सो अब हम पहले फटीग फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ जो वैल्यूज़ हैं जो कि अभी हमने फाइंड आउट की हैं वो सारी अप्लाई हो रही होंगी, ठीक है। सो SES जो है जो कि हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है विच इज़ 26080। SUS जो है वो भी हमने फाइंड आउट पहले का किया हुआ है 163918 माइनस T मिनिमम जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया है एट पॉइंट B विच इज़ 43435। इसको हम डिवाइड करेंगे SES से जो कि हमारे पास है 26080। TM है मीन कंपोनेंट जो कि हमने भी फाइंड आउट किया था 58637 है माइनस T मिनिमम जो कि हमारे पास है 43435 प्लस SUS है जो कि हमारे पास है 163 इसको मीट कर लेते हैं 163918 और ये आपके पास जो है मल्टीप्लाई हो रहा होगा TA के साथ जो कि है 15202। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास वैल्यू बनेगी 1.1। सो ये देखें जी, ये हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास केस था
एक एक्सटेंशन स्प्रिंग और हमने एक्सटेंशन स्प्रिंग हमने डिज़ाइन करना था। सो सबसे पहले हमने ये देखा कि जी हमारे पास मिनिमम फोर्सेस क्या रिक्वायर्ड हैं और हमारे पास डिफ्लेक्शन कितनी है। अभी हम उस पर नहीं आए, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह भी उसको भी हमने यूज़ किया। मटेरियल हमें गिवन था, हमने मटेरियल लिया। मटेरियल को स्टार्ट करने के बाद हमने पहले ट्रायल डायमीटर लिया, उसका स्प्रिंग इंडेक्स लिया, मीन डायमीटर फाइंड आउट किया। प्री लोडिंग के लिए उसकी स्ट्रेस की वैल्यू हमने डिफाइन की। उसके बाद लाजमी आता है वो प्री लोडिंग है तो उसकी वजह से स्ट्रेसेस भी जनरेट हो रही हैं, तो हमने डायरेक्ट शेयर फैक्टर हमने फाइंड आउट किया। इनिशियल कॉयल में टेंशन हमने प्री लोडिंग टेंशन फाइंड आउट की जो कि 17.1 पाउंड आई। उसके बाद उसके बाद जो है हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की। लाजमी बात है चूँकि हमारे पास शेयर ट्विस्ट वगैरह भी हमारे पास कॉयल में आ रहा था, तो उस वजह से हमने शेयर की वजह से हमने वॉल फैक्टर फाइंड आउट किया। हमने मीन और अल्टरनेटिंग कंपोनेंट हमने स्ट्रेसेस के फाइंड आउट किए। उसके बाद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट की। उसके बाद अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ थी। उसके अलावा हमने टॉर्जनल जो हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ थी हमने उसको भी फाइंड आउट किया। और उसके बाद हमने एंड्योरेंस लिमिट फाइंड आउट की फॉर द वायर और फुली रिवर्स एंड्योरेंस लिमिट भी फाइंड आउट की। इन सारी एंड्योरेंसेस का फाइंड आउट करने का मकसद हमारे पास ये था कि इवेंचुअली हम जो हमारे पास हुक है और जो हुक है या लूप है, चूँकि उस पर स्ट्रेसेस मैक्सिमम होती हैं, सो हम उसको फाइंड आउट कर सकें कि आया जो है वो बेंडिंग के केस में या इवेंचुअली बाद में टॉर्जन के केस में क्या वो सस्टेन कर पाएगा स्प्रिंग के नहीं। सो सबसे पहला जो हमारे पास केस था वो हमने टॉर्जन के लिए हमने स्टार्ट किया। सॉरी नॉट फॉर द टॉर्जन, सबसे पहले हमने बेंडिंग का केस हमने कवर अप किया। और बेंडिंग के केस में हमने क्या किया कि तमाम जो हमारे पास स्ट्रेसेस थी वो हमने फाइंड आउट की। जब हमने ये तमाम स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर लें उसके बाद हमने जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी था फॉर बेंडिंग, ये रिलेशन जो कि हमारे पास गुडमैन कर्व से आ रहा है, उसमें हमने ये तमाम वैल्यूज़ हमने पुटअप की। जब हमने ये तमाम वैल्यूज़ इसमें पुटअप की जो कि हमने यहाँ किया है, सो वो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया 0.78। ये तो था एक केस। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड जो फिनोमेना कर हो रहा था वो हमारे पास टॉर्जन का हो रहा था। सो उसके बाद हमने टॉर्जन के लिए अप्लाई किया। यहाँ एक चीज़ जो है डिस्कस दोबारा करना ज़रूरी है कि आपके पास जो हमारे पास सिंपल जो बेंडिंग का केस है, बेंडिंग के केस में जो हमारे पास R1 जनरेट हो रहा होता है, अगर तो स्टैंडर्ड कन्फिग्रेशन है हमारे पास स्प्रिंग की, सो डैट इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द वायर। जो हमारे पास मीन जो स्प्रिंग का मीन रेडियस होगा उसके इक्वल होगा। सो उस रिलेशन को हमने यहाँ यूटिलाइज़ किया था। बट जो हमारे पास टॉर्जन का केस है उसमें वो R2 डिफरेंट होता है। सो उस केस में हमने नया स्प्रिंग इंडेक्स एज्यूम किया बिटवीन 4 to 14 और हमने एज्यूम किया कि लेट से वो 5 है। सो उसको एज्यूम करने के बाद हमने R2 फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने वॉल फैक्टर लाजमी बात अब नया फाइंड आउट होगा वो फाइंड आउट किया। ऑल्टरनेटिंग मीन और इसी तरह मिनिमम हमने शियर स्ट्रेस का भी फाइंड आउट किया, टॉर्जनल स्ट्रेस का फाइंड आउट किया और इनको यूटिलाइज़ किया हमने ताकि हम फटीग फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट कर सकें फॉर द हुक इन नॉट बेंडिंग। एक्चुअली ये केस जो है हमारे पास यहाँ अब टॉर्जन का होगा। सो यहाँ से जो है हमारे पास ये 1.1 आ गया। उसके बाद ये नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो डिस्कशन का टॉपिक है डैट इज़ द टू सॉर्ट आउट के जो है अब हमारे पास चूँकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम देखें एक केस में हमारे पास लेस देन 1 आ रहा है, दस द डिज़ाइन इज़ अनएक्सेप्टेबल। सो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं ताकि हम कह लें एक्सेप्टेबल पैरामीटर में फाइंड आउट हो सके। सो ये कीपिंग द वायर डायमीटर सेम, ये एक ग्राफ है जो कि आपको शो कर रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें फॉर द हुक इन बेंडिंग, ठीक है, सो ये आपके पास कर्व हमारे पास जनरेट हो रहे हैं कि जैसे जैसे उस आपके पास स्प्रिंग इंडेक्स कम हो रहा है वैसे वैसे ये फैक्टर इंक्रीज़ होता जा रहा है। साथ ही एक और चीज़ भी हम नोट करते हैं कि जैसे जैसे लेट से कह लें कि अगर हम आउटसाइड डायमीटर बढ़ाएंगे तो भी आपके पास कह रहे हैं कि स्प्रिंग इंडेक्स आपके पास एक तरह से वो बढ़ेगा भी और इवेंचुअली देख लें कि जिन जैसे जैसे आउटसाइड डायमीटर एक तरह से बढ़ा आपके पास जो फैक्टर सेफ्टी वो भी निस्बतन कम होता जा रहा है। सो एक थोड़ा सा हम आइडियल सिचुएशन रखेंगे और हम क्या करते हैं कि इसको अराउंड 7.5 रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ मिड में हम रख लेते हैं। अब यानी कि एक तरह से रीआइट्रेशन होगी यहाँ, ठीक है, सॉरी
इसको हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस लाइन वुड बी समवेयर अराउंड, वहाँ प्लेस नहीं करने दे रहा, बल पता डैट वुड बी, लेट्स से डैट इज 7.5। सो हम यहाँ 7.5 पे रखेंगे, क्योंकि स्प्रिंग फैक्टर जो है वो 4 to 14 वेरी भी करता है। ओके, सो अब हम रीआइट्रेशन करते हैं। रीआइट्रेशन करके हमने स्प्रिंग इंडेक्स को 9 से रिड्यूस कर दिया 7.5 पे, और जो वायर डायमीटर है वो हमने इंक्रीज़ कर दिया टू 0.0192 इंच, वाइल कीपिंग द अदर पैरामीटर सेम। ठीक है, सो इससे हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है इन बेंडिंग वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा 1.2 पे, और जो हमारे पास कह लें कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी है हमारे पास इन द शेयरिंग या फिर टॉर्जन, वो हमारे पास जो है 1.7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ बाकी तमाम पैरामीटर्स उसी तरह ही हैं जो कि हमने फाइंड आउट किए थे। यहाँ दो पैरामीटर्स अब आपके पास हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, NS कॉइल है, और NFS यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द कॉइल इन शेयरिंग। सो ये हमारे पास कहाँ से आते हैं, अब हम ये इस ग्राफ को देख लेते हैं। अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ कौन कौन से, एक तो सबसे पहली चीज़ जो ये लाइन है ये हमारी लोड लाइन है। ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जो हमारे केस में SUS आया था जो कि हमने फाइंड आउट भी किया था, और यहाँ आपके पास आएगा SES आएगा। ठीक है, सो ये जो हमारे पास नो था वो हमने यहाँ इन दो पॉइंट्स की, ये जो लाइन है ये लाइन आपके पास बुक में जो फिगर है बेसिकली उसकी लाइन है, जो ये लाइन है दिस लाइन, ठीक है, ये लाइन हमने अपने डाटा के मुताबिक ड्रॉ किया। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इनिशियल TI था, जो एक्चुअल था हमारे पास TI, वो हमने यहाँ प्लेस किया, और उसके बाद हमने एक लाइन प्लेस की और हमने इसको इस तरह से रखा कि हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है वो हमारे पास समवेयर हियर यहाँ लाई कर रहा होगा, और इवेंचुअली हमने एक लिए ये लाइन ड्रॉ कर दी। सो इस लाइन को जब आप ड्रॉ करेंगे और हमारे पास जो NFS है डैट इज़ बेसिकली SA, जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग कह लें कि हमारे पास जो स्ट्रेस है डिवाइडेड बाय ऑल्टरनेटिंग शेयर स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम जो सिंपल SA है। ठीक है, सो सिंपल यहाँ से हमारे पास NFS आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास जो NS है डैट इज़ SYS, यानी कि जो यील्ड स्ट्रेंथ इन शेयरिंग डिवाइडेड बाय टॉ। सो यहाँ से जो है हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारे पास टॉ यहाँ जो एक्चुअल हमारे पास है मीन वो यूज़ हो रहा होगा। सो इस तरह जो है ये बेसिकली हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, सो अच्छा, जो हमारे पास ये टॉ है ये बेसिकली मीन कंपोनेंट नहीं है, आप इसमें ऑल्टरनेटिंग और मीन कंपोनेंट ऐड करेंगे तो आपके पास ये टॉ बनेगा, और इसकी वजह से इवेंचुअली हम यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम फाइंड आउट ये कर सकेंगे, जो कि हमारे पास ये 2.3 आ रहा है। सो इस तरह जो है हमारे पास ये वैल्यू आएगी। NS जो है वो सिंपल हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, जो कि आप कह लें अंडर नॉर्मली स्टैटिक लोडिंग के बेसिकली NS को डिनोट किया जाता है। सो अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। सो अब हम इवेंचुअली अब इन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए बाकी जो अननोन्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले जी हमारे पास जो अननोन है डैट इज़ द स्प्रिंग रेट। सो स्प्रिंग रेट को अगर हम फाइंड आउट करने चलते हैं, सो डेल्टा F वुड बी सिंपली बी 85 माइनस 50, और y हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था विच वॉज 0.5। सो ये हमारे पास बनता है 70 पर इंच। इसी तरह एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल हमने फाइंड आउट करनी है। सो डैट वुड बी इक्वल टू नाउ 0.192, क्योंकि हमने वो डाटा जो ऊपर हमने डिस्कस किया वैल्यूज चेंज किए हैं, मल्टीप्लाई बाय G विच इज़ 11.5 इंटू 10⁻6, डिवाइड करेंगे जी 8 के साथ। कैपिटल D जो है अब हमारे पास है 1.44, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 70 के क्यूब के साथ। सो ये वैल्यू हमारे पास NA हमारे पास बनेगा 9.35। अगर हम 9.35 की बात करें और देखें इसका क्लोजेस्ट 1/4 कौन सा है, क्लोजेस्ट 1/4 दो ऑप्शंस हैं, या तो 9.25 हो सकता है या 9.5 हो सकता है।
अगर हम 9.5 को देखें सो डिस्टेंस जो गैप है वो 0.15 का, मगर अगर हम यही 9.25 के साथ देखें तो जो गैप है वो हमारे पास है 0.1 का। सो इसकी वजह से हम इसको जब राउंड ऑफ करेंगे सो हम इसे 9.25 कर देंगे या फिर इसे 9/1/4 कर देंगे। जब आप इसे 9/1/4 करेंगे सो जो हमारे पास k की वैल्यू है वो थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज होगी टू 70.7 LB पर इंच, पाउंड्स पर इंच। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ़ कॉइल्स फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास एक्टिव नंबर ऑफ़ कॉइल्स में से सिंपली एक हमने ऐडअप करना होता है। सो डैट वुड बी 9.25 + 1 या फिर 10.25। इसी तरह हमने बॉडी लेंथ अब फाइंड आउट करनी है। सो बॉडी लेंथ जो है हमारे पास सिंपली टोटल नंबर ऑफ़ कॉइल्स मल्टीप्लाई बाय द डायमीटर, यानी कि 10.25 मल्टीप्लाई बाय d विच इज़ 0.192 नाउ। सो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1.97 इंच। ठीक है जी। और इसी तरह जो हमारे पास फ्री लेंथ है डैट वुड बी इक्वल टू LB, जो कि हमारे पास बॉडी लेंथ है, जो कि हमारे पास है 1.97 प्लस लेंथ ऑफ द हुक। जो हमारे पास लेंथ ऑफ द हुक है, अगर तो हमारे पास वो स्टैंडर्ड हुक है, सो द लेंथ ऑफ अ स्टैंडर्ड हुक इज इक्वल टू द कॉइल इनसाइड डायमीटर। सो इसका मतलब है कि ये 2 मल्टीप्लाई बाय इनसाइड डायमीटर अगर हमने अब फाइंड आउट करना है, सो डैट वुड बी इक्वल टू, जो कि हम चलें यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। सो कैपिटल DI वुड बी इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d, या फिर ये हमारे पास बनता है 1.44 माइनस स्मॉल d या फिर 0.192। सो जब हम इसे सॉल्व करते हैं सो ये हमारे पास बनता है 1.248, या फिर हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं और कह देते हैं कि जी डैट इज इक्वल टू 1.25। सो 1.25 अब हमारे पास है, सो डैट वुड बी इक्वल टू 1.25। सो ये वैल्यू हमारे पास बनती है अराउंड 4.46 इंच। ओके, सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है। एफ मैक्स जो है वो तो हमें गिवन है विच इज़ 85। एफ इनिशियल हमने फाइंड आउट करनी है प्री लोडिंग कंडीशन में। हमने प्री लोडिंग फाइंड आउट की थी जब हमने इनिशियल कंडीशन दी थी। सो एफ आई अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो उसका जो हमारे पास रिलेशन है डैट इज़ πd³ इंटू टॉ इनिशियल डिवाइडेड बाय 8Ks और d। सो अगर हम यहाँ डेटा में देखते हैं सो हमें देखें यहाँ TI भी गिवन है, कैपिटल D भी गिवन है, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल d भी हमें नोन है, ठीक है, जो कि यहाँ मेंशन्ड है। सो और C भी गिवन है। सो जब आप ये वैल्यूज़ आप आइटरेट करेंगे, खुद कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास वैल्यू आएगी अराउंड 28 LB। सो उसको हम यहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं -28 डिवाइडेड बाय k, जो कि अभी हमने यहाँ ऊपर फाइंड आउट किया है विच इज़ अराउंड 70.7 अब हमारे पास ये बनेगा। सो क्योंकि वो कॉइल के जब हमने एक्टिव कॉइल को चेंज किया सो ये k की वैल्यू भी चेंज होगी। सो ये वैल्यू हमारे पास बनती है अराउंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 0.81 इंच। सो इसमें वो वर्किंग भी शामिल है और प्री लोडिंग की वजह से जो होगी वो भी शामिल है। उसके बाद हमने जो हमारे पास लास्ट अब जो है पैरामीटर आ गया, जो कि हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो अगर हमने अब इस रिलेशन को फाइंड आउट करना है, सो इसमें अगर हम पैरामीटर्स अपने देखें, सो सबसे पहले जो है डैट वुड बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय NA, जो कि हमारे पास है 9.25। मल्टीप्लाई करेंगे जी इसको D के साथ, जो कि हमारे पास है 0.192, डिवाइड करेंगे इसको
with capital D which is 1.44 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ G कैपिटल G जो कि हमारे पास है 11.5 इंटू 10⁻⁶. स्मॉल g का जो है ये वैल्यू है डैट इज़ 386 और 386 की हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि डैट इज़ बेसिकली 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 386 इंच पर सेकेंड स्क्वायर. सो इस वजह से बेसिकली ये हम ये 386 पुट करें. क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो यहाँ हम वेट डेंसिटी की बात कर रहे हैं और हमने बात की थी कि यहाँ फोर्स आती है बेसिकली, मगर चूँकि हम LB में बात करें जो कि मैस के यूनिट्स हैं, सो इस वजह से हमें ये ऐड करना पड़ता है ताकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जिस तरह न्यूटन के यूनिट्स होते हैं सो वो यूनिट्स बराबर हो सकें. सो जी डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय गैमा जो कि हमारे पास 44 होता है ESTM 8228 के लिए. सो ये फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास बनेगी अराउंड 140.6 हर्ट्ज़ या फिर 140 साइकिल पर सेकंड. इसको जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास RPM आ जाएंगे जो कि हमारे पास हैं 8436 RPM. अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास RPM है 8436 इसको हम डिवाइड करेंगे जो हमें क्वेश्चन के स्टार्ट में यहाँ RPM गिवन थे विच पर अराउंड 500 RPM. सो जब हम इसको 500 से हम डिवाइड करेंगे सो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 16.9. अब ये जो 16.9 की वैल्यू है दैट इज सफिशेंटली हाई ग्रेटर देन 13 है. सो इसका मतलब है कि ये हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सेफ़ है. ओके सो अब हम क्या करते हैं एक बार अपनी न्यूमेरिकल स्लाइड्स को भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि वहाँ से भी हमें श्योर क्लैरिटी हो जाए. जब आप लोग इसको खुद एक बार करेंगे तो वहाँ आपके लिए आसानी होगी. ओके सो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था, इसको हमने सॉल्व करना था. डाटा हमारे पास गिवन था, उसके पहले सबसे पहले हमने ट्रायल डायमीटर फाइंड आउट किया, उसके बाद इसका जो है मीन कॉल डायमीटर फाइंड आउट किया, स्प्रिंग इंडेक्स भी हमने अज्यूम किया हुआ था, इनिशियल टॉर्क्स हमने फाइंड आउट की, TI फाइंड आउट किया, उसके बाद डायरेक्ट शेयर फैक्टर फाइंड आउट किया, इनिशियल कॉइल टेंशन वगैरह फाइंड आउट की हमने. उसके बाद हमने वॉल फैक्टर फाइंड आउट किया, अल्टरनेटिंग कंपोनेंट मीन कंपोनेंट था वो कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट की. उसके बाद जो है हमने SES फाइंड आउट किया विच इज़ फुली रिवर्स एंड्योरेंस लिमिट. उसके बाद हमने फटीग फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट किया. सबसे पहले जो है इनके इवेंचुअली हमने ये फाइंड आउट करना था बट लाजिम है तो उसके सबसे पहले हमने स्प्रिंग इंडेक्स हमने फाइंड आउट किया और जो है हमने फैक्टर से के भी स्ट्रेस फैक्टर फाइंड आउट किया. उसके बाद हमने जो है जो हमारे पास एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है जो टॉर्जनल एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है उसको हमने कन्वर्ट किया टेंसाइल एंड्योरेंस स्ट्रेंथ में ताकि हम गुडमैन कर्व को यूज़ कर सकें. उसके बाद हमने अल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस, मीन स्ट्रेसेस और मिनिमम स्ट्रेसेस हमने फाइंड आउट की फॉर द हुक इन बेंडिंग. जब ये तमाम फैक्टर हमने ये बेंडिंग फैक्टर था और जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया उसके बाद हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ऊपर आ गए. हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट किया जो कि हमारे पास 0.78 आया विच वाज लेस देन 1. इसकी इंप्लीकेशंस पे हम बाद में आते हैं. उसके बाद हमने डिस्कस करना था कि हमारे पास यहाँ टॉर्जन भी तो एक पॉइंट पे लग रही थी. सो टॉर्जन के केस में हमने दोबारा R2 KW2 बिल्कुल उसी तरह वैल्यूज ली. अच्छा यहाँ एक चीज़ जो कि मैं मिस कर गया हूँ वो है यहाँ मैंशनड आपके पास R1 का केस, ठीक है, हमने बात की थी चूँकि ये स्टैंडर्ड हमारे पास है. सो इस केस में जो कि हमारे पास हुक का जो रेडियस होगा डैट वुड बी वो वही रेडियस होगा जो कि हमारे पास जो मीन जो कॉयल है उसका जो मीन रेडियस होगा उसकी इक्वल होगा. सो बेसिकली उस रिलेशन को यहाँ यूज़ किया गया और तमाम वैल्यूज़ फाइंड आउट की गई. R2 के लिए हमें चूँकि वो कि इस तरह डिपेंडेंट नहीं है सो उसके लिए हमें स्प्रिंग इंडेक्स भी कैलकुलेट करना पड़ा लेदर से हमने एज्यूम किया. उसके बाद वॉल फैक्टर चूँकि टॉर्जन का केस है इस वजह से वो भी फाइंड आउट किया और हमने इसी तरह जब तमाम फैक्टर फाइंड आउट किया और फटीग फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने निकाला. सो डैट वाज 1.1 विच वाज एक्सेप्टेबल. मगर इशू हमारे पास ये था कि हमारे पास जो एक फैक्टर है वो अभी भी लेस देन 1 था जिसकी वजह से अनएक्सेप्टेबल डिज़ाइन था. और ये हमने नोट किया कि जैसे जैसे हम स्प्रिंग इंडेक्स जो है हम कम करते जा रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ रहा है और जैसे जैसे आउटसाइड डायमीटर हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास
एक तरह से कहने के डायमीटर बढ़ाने से हमारे पास फैक्टर कहने के स्प्रिंग इंडेक्स में इजाफा भी हो रहा था, और एक तरह से हम ये भी देख रहे थे कि वो भी आपके पास कम हो रही थी, यानी कि अगर कंपैरिजन करें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से तो वो भी कम हो रही थी। सो उसके बाद हमने हिट एंड ट्रायल की बेसिस पे हमने रीआइट्रेशन की और हमने ये इवेंचुअली फाइंड आउट किया कि 0.0192 इंच पे sorry, not 0.0192, that is basically okay, so sorry, that is in fact 0.0192. so इस पे जो है हमने ये फाइंड आउट किया कि अगर जो है हम ये वैल्यू ले लें सो हमारे पास यहाँ पैरामीटर्स कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाते हैं, sorry, that is not 0.0192, that is basically 0.192. सो इसको मैं यहाँ करेक्ट भी कर लेता हूँ साथ ही। और ओके, सो उसके बाद जो है जब ये तमाम वैल्यूज़ जो कि हमने बुक से ही हमने लिए और हमने इस फिगर को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी जो कि यहाँ आपके पास मौजूद है। ठीक है कि हमारे पास जो SUS है और SA है जो कि हमारे पास यहाँ जो हमारे डेटा में गिवन है, हमने वो लाइन को ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने जो हमारे पास TI की वैल्यू थी और इसी तरह जो हमारे पास TM की वैल्यू थी उनको यूज़ करते हुए हमने उनको भी एक ही कर्व हमने ड्रॉ की, और यहाँ से बेसिकली हमारे पास दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास आ जाते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ NFS यहाँ लिखा हुआ है और एक N कॉइल लिखा हुआ है। जो हमारे पास यहाँ जो पहला फैक्टर ऑफ सेफ्टी है विच इज़ NS, ठीक है, दैट इज़ द आप कह लें कि सिंपल स्टैटिक आपके पास जो लोडिंग है उस केस में जो हमारे पास कॉइल पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो है, और उसके बाद जो NFS कॉइल है, ठीक है, वह हमारे पास कह लें कि जो फटीग में हमारे पास कह लें कि जो सिंपल हमारे पास जो कॉइल्स हैं उनके ऊपर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा ये वो है। इन दोनों के रिलेशन ऐसे उस तरह नहीं गिवन, आप कह लें कि हमारे पास यहाँ पे हमें फाइंड आउट उस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपके जो है इनमें होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास ये NFS हुक है, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास कॉइल के केस में थे, उसी तरह जो है हमारे पास NFS हुक के लिए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हमने जो टॉर्जन के केस में हमारे पास हुक के केस में वो हमारे पास 1.7 आ रहा था, बेंडिंग के केस में जिस तरह पहले हमारे पास वो 0.78 था अब वो 1.2 बन चुका है। सो जी ये हमारे पास तमाम नोन आ गए थे। इनको यूटिलाइज़ करते हुए हमने सबसे पहले स्प्रिंग रेट फाइंड आउट किया, उसके बाद एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स फाइंड आउट की, उसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स फाइंड आउट किए, और उसके बाद जो है हमने यहाँ से बॉडी लेंथ फाइंड आउट की, फ्री लेंथ फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने डिफ्लेक्शन फाइंड आउट किया, FI की हमने डिस्कस किया 28 कैसे आएगा, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया, और इवेंचुअली जो है हमारे पास ये डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं। सो अच्छा, और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो ग्रेटर देन 13 था और 16.9 आ रही, सो विच इज़ सफिशेंटली हाई, मोर देन एक्सेप्टेबल। सो इस तरह जो है हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर हम टॉर्जन स्प्रिंग को कवर करेंगे, और इस तरह जो है हमारा ये कोर्स फॉर मशीन डिज़ाइन कैट 2 ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।